शंभो जय हिंद, वंदे मातरम। देशभक्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल पर। हम लेकर आए आपके लिए एक और नया वीडियो लिब्रांडो की चलाने, आपको हंसाने और जगाने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Life and be in his belly and his house. पांच साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा। ये मेरा वादा है, लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में। वो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार मोमेंट इस वीडियो में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर मोमेंट पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये लोग क्या थे? पारसी। तो पारसी बहुत ही शांति प्रिय लोग होते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे बेचारे पारसियों पे कोई अत्याचार हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, हमें दबाया जाता है, हमें मारा जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया, तोरा से बड़ माइनॉरिटी पारसी लोग हैं। अब नहीं मानेंगे। एक बार उठा दो कि कोई उन्हें बोलता तक। जैन लोग क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? बहुत कम है। इसमें कितने जैन धर्म वाले हैं? बहुत कम। बौद्ध धर्म वाले बहुत कम होंगे भी। आप बौद्ध धर्म के, जैन की बौद्ध, आप बौद्ध हैं, आपको कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप पहले आप ये झिटे हमें दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत Control. अरे भारत में दिक्कत हो गया ना। जो भारत में जिसको दिक्कत हो गया, हमारे हिसाब से उसको एक बार टूरिस्ट वीजा पर सीरिया भेजना चाहिए। निकल। ठीक है, और उसको कहना चाहिए कि तुम तब तक रहो जब तक तुम्हारी दिक्कत दूर ना हो जाती है। कसम बताते हैं वो खुद ही दूर हो जाएगा दुनिया से। खत्म। यहाँ मुट्ठी भर पारसी लोग, जैन लोग, कुछ कभी दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब तू जबरदस्ती आई अभी, लेकिन एक चीज पे दिक्कत होगा, यहाँ पे कंफर्म दिक्कत होगा। अब चाहे आप मेजॉरिटी हैं चाहे माइनॉरिटी है, अगर यहाँ आप किसी को टॉर्चर कीजिएगा ना, तो यहाँ से सिकंदरों ठोका के गए हैं। तो तुम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भूल जाओ यहाँ से यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ शांति से रहेंगे ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। After all, you saw all of my different formulas. देखिए, जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनमें यकीनन जनसंख्या भी एक समस्या है। इस पे नियंत्रण होना चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त मौलाना अली मियाँ ने, जो नदवे के मोहतमिम और ज़िम्मेदार थे, उन्होंने भी ये कहा था कि मुसलमानों को
आबादी कंट्रोल के मनफी पहलू पर भी गौर करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास अपने बच्चों की परवरिश के लिए माकूल इंतजाम करने की बात नहीं है तो हमें ऐसी जनसंख्या बढ़ाने से क्या फ़ायदा है कि वो जाकर कूड़ा बीने और पंचर बनाए और भीख मांगे सड़कों के ऊपर। हमें इतने बच्चे ही रखने चाहिए कि जिनको हम पढ़ा लिखा करके इस लायक बना सकें कि वो अपने समाज में तरक्की कर सकें, देश तरक्की कर सके और पूरे समाज पर बोझ ना बने। 25 लाख की फौज काटी, 3.5 लाख पे लाए, 2 टुकड़े कर दिए और सोने पे सुहागा एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को इलेक्ट किया था। मत भूलिए इतिहास। सरदार पटेल वाज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। सरदार पटेल बेचारों को इलेक्ट मैं हुआ, सिलेक्ट ये हुए, जैसे इमरान खान हुए हैं बाय द वे। तो साहब एक उनको वो लेके आए नेहरू जी को, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वो था जनरल सर रॉय बुजर। उसने कहा मेरा नया बॉस आया है तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के बेचारा फाइल पकड़ के आया। दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड्स यू, गेट आउट। इस बेचारे जो जनरल रॉय सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है। अगर सरदार पटेल ना होते, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो बस आप रहिए साहब। अरे यार, हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहां रोक के, वो खानदान को यहां रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था, इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया। कि आप भारत की जो हजारों साल की परंपरा और सभ्यता है, उस सभ्यता के कुछ चित्रों को आप विजुलाइज करें और इस संविधान में जहां जहां जगह खाली है वहां उनका स्केच बनाएं। कोई 40 स्केचेस बने और उसके बाद कुल मिला के 22 पास कर दिए गए। लेकिन आपके शहर के एक बहुत ही मशहूर नाम है उनका, नंदलाल बोस की कमेटी में जबलपुर के वयोहार राम मनोहर जी भी शामिल थे। तो जो फाइनल 22 चित्र बने, उसमें जो प्रियम्बल है, जो भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है जिसे, उस पे जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र में शायद कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जबलपुर के लोगों को इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो दूसरा चित्र बनाया है वो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का बनाया है। और उन 22 चित्रों में से 2 चित्र का कंट्रीब्यूशन आपके जिले जबलपुर का है। इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी है, जो सिंह साहब कर रहे हैं, जीडी बख्शी कर रहे हैं, सुशील पंडित कर रहे हैं, ललित अंबरदार कर रहे हैं, अंकुर शर्मा कर रहे हैं, ये तमाम सारे लोग कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जो हवा में हो। हमारी सबकी कोशिश है कि जो आपसे छुपाया गया, जो दबाया गया, जो बताया नहीं गया या झूठ बोला गया, उनको तथ्यों के सामने आपके सामने रख दें और आप खुद फैसला करें कि सच क्या था और झूठ क्या था। लिहाजा दूसरा महत्वपूर्ण काम जो मेरे और आपके जीवन में हुआ है और जबलपुर का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, यह बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हम तमाम सारी चीजों की रोज मांग करते हैं कि भारत को इंडिया नहीं भारत घोषित कर देना चाहिए। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं,
लेकिन जब समाज अपनी सुविधाओं के लिए लालच से जब वो कायरता में आता है, तो उसको यह पता ही नहीं चलता कि उसके बीच में भी बीच में ऐसे पुरुषार्थी आते हैं और बड़ा काम करके चले जाते हैं, क्योंकि वो लालच से ग्रस्त होता है। उसे अपना तेरा मैं से आगे मैं मेरा हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरे बच्चे चले जाएं, इससे आगे कभी राष्ट्र के रूप में उसने सोचा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके शहर में और भारत में ऐसी विभूतियां नहीं है। बहुत बड़ा काम करके गए और कभी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कोई हमारा नाम लेने वाला होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे तमाम सारे लोग जो ये सोच के गए थे कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे सामने बदल जाए। और ये गलतफहमी ना मुझे है, ना आरएसएन को है, ना किसी को है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इस सब कुछ हमारे सामने होगा। हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन हम अपनी तमाम कोशिशों में यह कर रहे हैं कि हम उन बातों को कह जाएं, उन बातों को तथ्यों के सामने रख जाएं कि हो सकता है हम ना भी हों। तो जैसे मैं आज उन तमाम जो विभूति हैं, जब उनकी बात करता हूं तो आपको लगता है कि ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।